नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आज आप लोगों के समक्ष आज से हमने एक नया एपिसोड शुरुआत की है, हरियाली और खुशहाली। इस एपिसोड में हम बागवानी, कृषि, पशुपालन और पर्यावरण जैसी जानकारियां देंगे और अनुभवी लोगों को हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। अगर हमारे एपिसोड में अगर कोई आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो जरूर हमसे संपर्क करिए और इस एपिसोड में जरूर आए। ये एपिसोड हर मंगलवार को शाम 7 बजे शुरू होगा। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ मंच में साझा करेंगे आदरणीय सुश्री रंजना मैडम जी, जो रिब्बा से है, जो शिक्षिका भी है और जो पढ़ाते हैं स्कूल में। वो हमारे मंच के साथ साझा करेंगे। हमारे जो डॉक्टर है अजीत नेगी जी, जो लिपा से है, जो फिजियोलॉजी किया है और टीचर है, उनसे हम बागवानी से संबंधित जानकारियाँ लेंगे क्योंकि वो आधुनिक किस्म की बागवानी कर रहे हैं। हम जानेंगे कि बागवानी में हमें क्या-क्या देखना है और क्या-क्या समझना है। तो आइए दोनों अतिथियों से हम मिलते हैं। नमस्कार सर, आपका मंच में स्वागत है महोदय। नमस्कार जी, नमस्कार रामतु जी, नमस्कार जी। आज आपने समय निकाला, अपने जो है आप बागवानी का जो एक्सपीरियंस है हमारे को बताएंगे क्योंकि आप काफ़ी सेमिनार जो है अटेंड करते हो और हम जानेंगे कि बागवानी में हमें किन-किन बातों का ख्याल रखना है, खासकर जो आजकल आप जो उपयोग में ला रहे हैं नई तकनीकी के साथ जो हमारे केमिकल को छोड़कर जो हमारा ऑर्गेनिक अपनाने की ओर आप जोर दे रहे हैं, तो हम समझेंगे। तो साथ में हमारे मैडम जुड़े हैं, उनको भी मंच में बुलाते हैं। जी। नमस्कार मैडम जी, आपका नमस्कार स्वागत सर। है जी। हाँ जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी मेरा सादर प्रणाम और एमसीएन के तमाम दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, यह हमारा पहला एपिसोड है। हमने शुरुआत की है कि किन्नौर के लोगों को जो है जो बागवानी कृषि करते हैं उनके लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करेंगे। हम जो है इस एपिसोड में हर अनुभवी लोगों को लेकर आने का एक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें रंजना मैडम जी का एक भरपूर सहयोग रहा है। तो मैं इनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज के इस एपिसोड में आप आए हो महोदय, तो खासकर आपका जो लाइन अलग है, आप टीचर हो और आपने फिजियोलॉजी किया है, लेकिन फिर आप ऑर्गेनिक की ओर और कैसे आपने बागवानी की ओर आपने रुख किया, थोड़ा-सा आप अपना परिचय इस ओर ज़रूर दें, बताएँ। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं उन सभी का स्वागत है। स्पेशल थैंक्स करूंगा मैं रंजना मैडम जी का, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि आप ऑर्गेनिक बागवानी कर रहे हैं और एमसीएन जो चैनल है आपने जो बनाया है, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि जब तक हम कम्युनिटी को मोबिलाइज नहीं करेंगे तब तक हम समाज का विकास कर नहीं सकते। ये जो कृषि है, जो बागवानी कर रहे हैं खासकर हमारे किन्नौर में, ये कोई नया, जितना मैंने आज तक जो सेमिनार अटेंड कर रखा है, कोई कुछ खास नया सीखने को नहीं मिला है जब मैं कंक्लूजन पे आता हूँ, क्योंकि हमारे जो कृषि जो है बहुत पहले से होता आ रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वज भी करते थे। हमने देखा है कुदरती खेती कर रहे थे हम लोग पहले भी, जिसको हम ट्रेडिशनल खेती भी कह रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि 90s के दशक में जो एक रेवोल्यूशन आई थी, उसमें केमिकल्स का जो बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया, जिसमें हमारा जो किन्नौर है, जो बहुत पहले से कुदरती खेती कर रहा था या जैविक जो खेती कर रहा था, उसको काफी हर्ट हुआ है। जहाँ तक मेरा अभी 5 सालों से अनुभव है बागवानी के क्षेत्र में, क्योंकि बागवानी जो हमारा बैकबोन है, जो आर्थिकी जो है, इनकम हम जो जनरेट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हमें बागवानी की और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। खासकर हमारे किन्नौर में जो सेब, जहाँ तक रॉयल की बात है, जो वैरायटी हमारा जो रॉयल डिलीशियस है,
इंटरनेशनल मार्केट पे टॉप वैरायटीज हैं। तो ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही कर रहे हैं, बचपन से ही काम करते आए हैं बागवानी के क्षेत्र में। हाँ, ये जरूर है कि हम जहाँ तक मैं फिजिकल एजुकेशन से हूँ, मेरे जो पीएचडी हुई है वो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में हुई है। जी तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एजुकेशन का एक जो रहता है, एजुकेशन का मतलब क्या है, तो मैं थोड़ा एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि हम कोई जॉब ओरिएंटेड जो एजुकेशन कर रहे हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन कर रहे हैं, इससे रिलेटेड नहीं है। एजुकेशन का मतलब है हमारे अंदर जो इनर जो पोटेंशियलिटी है, हमारे अंदर एक हम अपने लेमन लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो योग्यता है, तो उसको बाहर लाना है, और उस योग्यता को बाहर लाके हम अपने आप को कैसे सरवाइव कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को कैसे रख सकते हैं, यही हमारा एजुकेशन का मकसद है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो मेरा एजुकेशन है, क्योंकि हम लोग जब तक एक अकेला आदमी अपने आप का विकास नहीं कर सकता, तब कर सकता है विकास जब सभी कम्युनिटी के लोग, बहुत सारे सभी को मदद करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें हमारे पढ़े लिखे का मतलब ये है कि हम अपने कम्युनिटी को मोबिलाइज नहीं करेंगे जब तक हम उनको साइंटिफिक वे नहीं बताएंगे, किस मात्रा में हमें खाद डालनी है, कब प्रूनिंग करना है, एक क्वालिटी फूड किस प्रकार से लेना है। अगर हमें ये नहीं बताते हैं तो ये जो प्रोडक्शन है, जैसे आपने देखा है, हम भी देख रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो जब ऑर्गेनिक्स जो फर्टिलाइजर है, जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के थ्रू करती है। इससे पहले हम एक बैकग्राउंड थोड़ा मैं रखना चाहूंगा। जब हमारे यहाँ पे किन्नौर में जब कम्युनिकेशन नहीं था, रोड की फैसिलिटी नहीं थी, तब भी तो हम खेती करते थे, तब भी हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट था। जैसे हम लोग अभी कोविड-19 में देख रहे हैं, पिछले साल से देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ने खेती बाड़ी का काम शुरू किया है। ये एक अच्छा अनुभव रहा है कोविड-19 में कि हम दोबारा अपने खेतों की ओर अक्सर, क्योंकि जो हम सारे डिपेंड थे, माइग्रेटरी जो लेबर्स हैं हमारे, नेपाल के हैं या बिहार के, उस पर डिपेंड थे। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल रूप में काम करें तो उसमें बहुत सारे चीजें निकल के आता है। जैसे जहां मैं एक ऑर्गेनिक की बात कहूंगा कि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है इसमें केमिकल से रहित है। केमिकल बिल्कुल हम केमिकल यूज नहीं करते हैं। अब बात यही है, बहुत सारे लोगों की क्वायरीज रहती है कि हम लोग अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो हम लोग ना जितना भी ये केमिकल यूज किया है, तो उसमें जो इम्यून सिस्टम है हमारा सॉइल का या पेड़ों का खराब हो गया, इसलिए हम ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। कई लोगों की ये मिसकंसेप्शन है, गलत धारणाएं हैं। जब 2013 में जब हमारे यहाँ पे एक प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसमें बहुत सारे सेब के पेड़ टूट गए थे, हमारे जो क्या नाम जो पेड़ थे बहुत, तब मैंने कहा कि नहीं, ये जो है कुछ नया करना पड़ेगा। तो फिर देखा कि ऑर्गेनिक बहुत सारे लोग कह रहे थे ऑर्गेनिक। फिर मैंने भी सोचा कि ये ऑर्गेनिक क्या है, देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। तब जाके मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। मैडम जी, जी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है। हाँ जी जी आ रही है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज भी आ रही है। हाँ जी। तो फिर हाँ, तो ये जहाँ तक प्राकृतिक खेती है, जिसको हम नेचुरल फार्मिंग कह रहे हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने भी इसको टेक ओवर किया है, तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल बहुत अच्छी काम कर रही है कि हमारे को रसायन मुक्त बनाने के लिए बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब भी हम ट्रेनिंग करके आते हैं
तो ये जो है प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हुए अगर हम इसमें प्राकृतिक खेती में कोई नया खेती नहीं है। हम लोग पहले जो लाइफ स्टॉक था, जैसे भेड़ बकरियां थे, जिसको हम चूरू कहते हैं, जोमो हमारे लैंग्वेज में ये कहते हैं, तो वो पालते थे और उसी पे आधारित ही खेती होती थी। उसी का आधारित खेती का मतलब उसके जो प्रोडक्ट्स जो वेस्ट है, तो उसी को हम खेतों में लगाते थे और बहुत अच्छा क्रॉप उगाते थे। तो यहाँ पे प्राकृतिक खेती में कोई नया खेती नहीं है। इसमें हमारे जो लोकल जो गाय है उसका होना बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर लोकल गाय में भी हम ये कह के जो देसी है, देसी नस्ल की जो गाय हैं, जिसमें हम जैसे कह रहे गिर गाय है, ये जर्सी को नहीं लेते हैं। जर्सी को लेने से का ये है कि गाय तो है जर्सी, लेकिन उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, उसके अंदर उसके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो कम मात्रा में है, उसमें बैक्टीरिया बहुत कम है। हमारे देसी गाय का जो गोबर है या गौमूत्र है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है। ये लेबोरेटरी में भी निकल के आया है। तो देसी गाय के गोबर और मूत्र से ही हम कृषि कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एक रिसर्च में हुआ है, यहाँ पे ग्रीनिस बुक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। ये राकेश जी हैं, या नालंदा के पास हैं। इन्होंने नेचुरल फार्मिंग करके, नेचुरल फार्मिंग द्वारा ही उन्होंने चाइना को भी पीछे छोड़ा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं, जैसे मान लो एनपीके लगाते हैं, इन पे जो क्या नाम 12-32-16 लगा रहे हैं, वो किस प्रकार से मैनेज किया। सॉइल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमारा जो सॉइल मैनेजमेंट है उसके जो मैं ये कहना चाहूंगा, सॉइल मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूंगा। जो सॉइल मैनेजमेंट पे हमारा ये रहता है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये हमारे फसलों के लिए चाहिए, चाहे वो सेब के लिए हो, चाहे आलू के लिए हो, चाहे मटर के लिए हो, ये चीजें जरूरत है। हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो न्यूट्रिएंट है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट, दो तरह की न्यूट्रिएंट्स हैं। उसको समझना ज्यादा जरूरी है, हमारे बागवानों को ये समझना जरूरी है। माइक्रो में छोटे जो न्यूट्रिशंस है, जैसे जिंक्स है, बोरॉन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, इनको समझना जरूरी है। और उसके बाद जो मैक्रो है, मैक्रो में जैसे हम लोग मेजर है एनपीके करके आता है, आपने देखा होना 12-32-16 लिखा होता है, बैग्स पे लिखा होता है। वो जो नाइट्रोजन है, एन का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। अब नाइट्रोजन का जो नेचर में है, वो हमारे नेचर में ही हवा में, एयर में है, जो 78% एयर में रहता है नाइट्रोजन। हम उसको ही चैनलाइज करते हैं, कोई अलग से नहीं करते, उसको ही चैनलाइज करते हैं। तो उसके लिए हमारे सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर जो सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है वो जानना जरूरी है। सॉइल स्ट्रक्चर में हमारे जो बैक्टीरिया रहता है, सॉइल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज रहता है। उसमें यहाँ पे यूनिवर्सिटी द्वारा सॉर्ट आउट भी किया गया है। ये बैक्टीरिया जो है तीन तरह के रहते हैं। जो एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया रहता है पहला, दूसरा रहता है एसोसिएटेड बैक्टीरिया, तीसरा रहता है ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, एसोसिएटेड बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। अब जो फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया हमारे सॉइल के अंदर मौजूद है, ये बैक्टीरिया जो है जैसे एजोटो बैक्टीरिया है, एजोटो पिलीरियम है, या क्लोस्ट्रोडियम है। ये बैक्टीरिया हमारे सॉइल के अंदर रहता है और ये बैक्टीरिया हमारे को एयर से नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। जो एसोसिएटेड बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, ये दोनों के अंदर म्यूचुअल एसोसिएटेड हैं, दोनों म्यूचुअल एसोसिएटेड हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीवाणु हैं। ये एक दूसरे के अंदर ही एक दूसरे के साथ ही एक दूसरे को असिस्ट करते हैं। ये बैक्टीरिया जैसे मान लो एसोसिएटिव बैक्टीरिया में एक जैसे आप देखते हैं कि हमारे जो लेग्यूम्स के जो क्रॉप्स हैं, लेग्यूम क्रॉप के अंदर
जो नाइट्रोजन जो फिक्सेशन जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा रहता है। उसमें जैसे मान लो फॉर एग्जांपल राइजोबियम है, जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, जो लेग्यूम्स जो प्लांट्स है, लेग्यूम्स का मतलब वो है जिसमें दालें हैं, जैसे मटर है, बीन्स है, जो दालें वाले फसलें हैं, तो उसमें जो है ये बैक्टीरिया, उसके अंदर जो गांठें बनती है, उसमें एक गांठें होती है, राइजोबियम करके गांठ होती है, या ह्यूमस भी कहते हैं इसको। ये इसमें हाईली सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, जो नाइट्रोजन को भी कन्वर्ट करता है, फास्फोरस को भी कन्वर्ट करता है, पोटाश को भी कन्वर्ट करके हमारे प्लांट्स को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो अवेलेबल हो जाता है। बाकी जो बेस में जो हमारे को माइक्रो जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो कैल्शियम चाहिए, बोरॉन चाहिए, जिंक चाहिए, ये चीजें भी हमारे धरती के अंदर मौजूद हैं। अगर हम लोग केमिकल चीजें यूज करते हैं, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर हो, चाहे केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, फॉलियर स्प्रे कर रहे हैं, ये जैसे ही जमीन में जाता है ये बैक्टीरिया मर जाता है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि हम जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे का, प्रकृति में क्या है, प्रकृति में हमें भरपूर दिया है, तो जब हमें भरपूर दिया गया है तो इसको केमिकल चीजें लगाकर इसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं जब सॉइल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो ये चीजें प्राकृतिक रूप में ही है। तो हमारे को, जैसे हमारे को नाइट्रोजन क्यों चाहिए ये पता होना चाहिए, फास्फोरस क्यों चाहिए, पोटाश क्यों चाहिए ये पता होना चाहिए। तो हमें नेचुरल में ही, जैसे मान लो गाय के गोबर में, गाय का गोबर लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बागवानों में कई बार जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि गाय के गोबर तो निकाल लेते हैं वो, उसके बाद डायरेक्ट जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। या तो उसको दो तरीके से इसको क्या नाम यूज करते हैं, या तो इसको एरोबिक विधि द्वारा या एक एनएरोबिक विधि द्वारा इसको डिकम्पोज करना चाहिए। एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज करते हैं। एनएरोबिक माने इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के उसमें ही हम डिकम्पोज करते हैं। अगर मान लो एब्सेंस का मतलब ये है कि अगर हमने गड्ढा खोद दिया है, गड्ढा खोदने के बाद उसको जो गोबर है सारे गड्ढे में लगा दिया, उसके लिए कम से कम हमारे को 42 डेज जो है हमारे को रखना होता है, उसको डिकम्पोज करना होता है। क्योंकि उसको अच्छी ढंग से डिकम्पोज, अगर हम लोग डिकम्पोज नहीं करते हैं तो वो बहुत सख्त रहता है। उसको जो हमारा जो नाइट्रोजन है और दूसरा जो माइक्रो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो प्लांट्स को एकदम से नहीं मिल पाता है। तो इसका मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि नाइट्रोजन हवा में उड़ जाता है। अब गोबर को कई बार देखा होना कि ढका नहीं होता है, बहुत लोगों ने ढका नहीं होता, खेतों में लगाते हैं तो वहां पे भी ऐसे ही पड़ा होता है, कई 5, 6, 7 दिन या कई महीने तक भी पड़ा रहता है, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, सॉइल के साथ मिक्स नहीं करते हैं। तो यह है कि नाइट्रोजन हवा में उड़ जाता है, क्योंकि प्रकृति का लॉ है, नियम है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको ढक के रखना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसका अगर अच्छा उपयोग, नाइट्रोजन का अच्छा उपयोग करें, इसे हम ढक के रखें। अच्छा, दूसरी बात, जब इसको डिकम्पोज करते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया मोबिलाइज वो खाद आता है। बहुत सारे कंपनीज अभी बायो के बहुत सारे कंपनी है, जैसे पूसा का कंपनी है, जैसे गाजियाबाद वाला हमारा ऑर्गेनिक जो रिसर्च सेंटर है, वहां से भी बैक्टीरिया हमारे को मिलता है। एक गाजियाबाद वालों का स्पेशल बैक्टीरिया है, वो शीशी आती है डिकम्पोजर करके, वो शीशी सिर्फ मात्र 20 रुपए में डिकम्पोजर करके आती है। अभी पहले तो गाजियाबाद से मिलता था, अभी ऑनलाइन में सभी को मिलता है। तो वो बहुत कंपनियां भी बना रही है, कुछ कंपनियां बना रही है, डिकम्पोजर करके शीशी आती है। वो डिकम्पोजर में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। डिकम्पोजर जो शीशी है उसमें 3 तरह के बैक्टीरिया हैं।
वो बैक्टीरिया है नील गाय के मूत्र और नील गाय के गोबर से लिया गया वो बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, अपने को बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई करता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे ड्रम लेते हैं हम लोग, 200 लीटर का ड्रम है, 200 लीटर के ड्रम में पानी लेंगे तो 190 के आसपास 190 लीटर पानी लेंगे तो उसमें 2 किलो का खाली गुड़ लगता है। 2 किलो का गुड़ इसलिए लगाते हैं कि जो मिठास है, गुड़ के अंदर जो मिठास है, बैक्टीरिया को मूव करने के लिए बहुत अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है। जब हम 2 किलो का गुड़ ड्रम में लगाते हैं, उसके बाद हम उसको ड्रम को घुमाते हैं, क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिकल तो नहीं बता सकता, सिर्फ मैं ये बता सकता हूँ कि जब ड्रम में लगाते हैं उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, उस बैक्टीरिया को क्लॉकवाइज घुमाते हैं। दिन में कम से कम 4 से या 5 बार उसको घुमाना होता है। उसके लिए थोड़ा टेम्परेचर का भी ध्यान रखना होता है। टेम्परेचर आजकल थोड़ा ठंड है तो ये थोड़ा टाइम लेगा, बैक्टीरिया को एक पनपने के लिए एक टाइमिंग की जरूरत होती है, उसको हीट की भी जरूरत होती है। तो वो आजकल थोड़ा ठंड है तो इसलिए हम लोग किन्नौर में नहीं बना सकते हैं। थोड़ा सा गर्म हो जाए, थोड़ा गर्म होने के बाद 6-7 दिन के अंदर वो बैक्टीरिया तैयार हो जाता है, उसमें अरबों खरबों बैक्टीरिया तैयार होते हैं। उसके बाद वो छोटी सी शीशी, जो 20 रुपए की जो शीशी है, वो क्या करता है, वो खत्म नहीं होता है कभी, वो बैक्टीरिया खत्म नहीं होता, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो चुका है। जब हो चुका है तो उसको नेक्स्ट ड्रम बनाने के लिए हम उसमें से सिर्फ 20 लीटर निकाल कर दूसरे ड्रम में लगाते हैं, सेम प्रोसेस करते हैं, उसमें 2 किलो गुड़ लगाते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। और ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया दिया गया है, डिकम्पोजर बैक्टीरिया है, तो ये हमारे जो खाद जो रखा है उसको डिकम्पोज करने के लिए भी बहुत ज्यादा काम आता है। इसमें ये जब खाद में लगाते हैं तो ये कम से कम 15 दिन के अंदर खाद को पूरी तरह से डिकम्पोज करता है। ये है कि कैसे यूज किया जाए, इस खाद को कैसा सड़ाया जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कई लोग सोचते हैं कि एक बार लगाने से ही हो जाता है, एक बार लगाने से नहीं होता है। बैक्टीरिया को मॉइस्चर की जरूरत होती है, एक हीट की जरूरत होती है। इसको 2-3 बार कम से कम, अगर मान लो 15 दिन के अंदर ही इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, अपने खाद को, गाय के खाद को, या कोई भी पत्तियां, घास, जितने भी चीजें हैं उसको सारे डिकम्पोज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हर दिन छिड़कना रहता है, हर दिन छिड़कता रहते हैं। अब ये छोटी सी शीशी आपसे, एक छोटी सी शीशी क्या करिश्मा करता है, सिर्फ आपको खर्चा क्या आता है, गुड़ का खर्चा आता है। जैसे मान लो हम लोग दूसरे कंपनीज के जो एनपीके हैं उसको लेने की जरूरत नहीं है। इसको अगर मान लो हमारे पास खाद भी नहीं है, अगर यही हमारे पास कल्चर जो बना है, डिकम्पोज का जो कल्चर बना है, इसको ही मल्टीप्लाई कर एक ड्रम से 2 ड्रम, मान लो 1 ड्रम बनाया, उसमें हमारा 200 लीटर हो गया। 200 लीटर से अगर हम लोग 20-20 लीटर निकालेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट ड्रम बनेगा वो 10 ड्रम बनेगा। 10 ड्रम से भी 20-20 किलो निकालेंगे तो 1000 ड्रम बनेगा। 1000 ड्रम से भी 20-20 किलो निकालें, इस प्रकार से ड्रम मल्टीप्लाई होते जाएगा। क्योंकि जब ये ड्रम में मल्टीप्लाई होगा, उसको सिंचाई के साथ भी आप खेतों में लगा सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। अब ये सिंचाई के साथ क्यों लगाएंगे, क्योंकि डोकर लगाना बहुत मुश्किल होता है, तो हम इसको एक टैंकी जैसा बनाते हैं। टैंकी बना के, जैसे हम लोग फ्लड इरिगेशन करें, किन्नौर में सब जगह फ्लड इरिगेशन करते हैं, लोअर किन्नौर को छोड़कर, जो टैंकी है उसको जब पानी के साथ हम सिंचाई कर रहे होते हैं, उसको थोड़ा थोड़े खोले तो वो बैक्टीरिया सब जगह चले जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हमारे सॉइल स्ट्रक्चर में कार्बन ना बढ़े, कार्बन का बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, सॉइल स्ट्रक्चर में कार्बन का बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके हम लोग एक अच्छा क्रॉप ले सकते हैं। ये तो ये रहा एक सॉइल मैनेजमेंट की बात। उसके बाद नेक्स्ट जो फोकस रहता है एप्पल के ऊपर हमारा, जब ये है कि एप्पल हमारा जो मेन क्रॉप है, तो एप्पल के ऊपर क्या क्या चीजें करना चाहिए, जो हमारा एप्पल के ऊपर जो काम रहता है। आगे के लिए हम आपसे पूछते रहेंगे। कुछ सवाल यहाँ आ रहे हैं जनता के, हम वो पूछेंगे आपसे। मैडम जी, आपके पास कुछ सवाल है तो पहले आप पूछिए।
हाँ जी, जैसे ही सर ने बताया कि डिकम्पोजर, क्या हम इस डिकम्पोजर के यूज से हम जैसे पत्तों को भी हम बना सकते हैं, सड़ा सकते हैं। सेब की पत्तियां जी जब जी जड़ जाती है उनको इकट्ठा जी करके जी रख दिया, बहुत। जब मौसम गर्म हुआ तो उसको कंपोस्ट बना दिया। जी जी। हाँ, मैंने इसमें दो बातें कही है। इसमें एक एरोबिक का है, एक एनएरोबिक का हाँ है। जी। उसको डिकम्पोज क्या करना है, अगर मान लो एनएरोबिक करते हैं तो उसको गड्ढे में लगाना होता है। गड्ढे में लगाने के बाद उसको बार बार घुमाना पड़ता है। हाँ एक बार हमने छिड़क दिया, डिकम्पोजर छिड़क दिया, पत्ते सड़े हुए जो भी है, पत्तों की बात जब आपने पत्तों की बात की, अगर हम लोग हरे पत्ते यूज करते हैं, हाँ जब हरे पत्ते यूज करेंगे उसके अंदर हाँ सारे विटामिन होते हैं, सारे पोषक तत्व विद्यमान है, चाहे चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटाश हो, ये सारा उसी में विद्यमान है, क्योंकि अलग से नहीं है, पत्तों पत्तों के अंदर ही है। तो हम जब इसको डिकम्पोज करते हैं तो ये सारा एनपीके जो है ना वो पूरा कवर हो जाता है हमारा। वो ये रहना चाहिए कि उसमें दो दो तरीका है। आपने शिवांश खाद के बारे में भी सुना होगा। उसमें कुछ परसेंट हमारा हरा हरा होना चाहिए, हरा चारा होना चाहिए, कुछ ड्राई चारा होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी बैक्टीरिया है। जो हमारा हरा जो पार्ट है उसके अंदर भी बैक्टीरिया है, वो एसोसिएटेड जो बैक्टीरिया है वो उसके साथ ही काम करता है। जैसे मटर के दाले का, मटर के जैसे जो जो दालें वाले वैरायटीज है उसमें, लेग्यूम्स जो भी क्रॉप्स है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और एक दूसरा सवाल है डॉक्टर साहब से मेरा। जनरली हम जैसे किन्नौर जी में हम जी खेतों को जो गोबर डालते हैं, साल में एक बार ही डालते हैं, या दिसंबर में डालते हैं या मार्च जी। अप्रैल में। तो हाँ। थोड़ा सा मतलब हम एक हाँ, बार नहीं ये डालते अच्छा अगर। क्वेश्चन है। हाँ जी। अ, हाँ जी। जी जी जी। हाँ। हम्म सर यहाँ सवाल भी आया हुआ है एक ना कि हम्म। गोबर डालने का उचित ये जो समय सर्दियों को, जी जी जी, जी हाँ दे रहा हूँ, इसका जवाब भी दे रहा हूँ। जी जो गोबर है डिकम्पोज हो गया है, आपका गोबर अच्छी ढंग से डिकम्पोज हो गया है, तो हमारे को सर्दियों में डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, जी अगर जो केमिकल वाला फार्मूला है तो वो तो हमारे को सर्दियों में डालना पड़ेगा, क्योंकि पोटाश है या फास्फोरस है, उसको उसको डिसॉल्व होने के लिए, मिट्टी में डिसॉल्व होने के लिए मांगता है, वो टाइम मांगता है। लेकिन हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसको डिसॉल्व होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मांगता है। उसको बहुत जल्दी, सिर्फ ध्यान ये रखना होता है कि नमी चाहिए होता है। जैसे मान लो सर्दियों को डाल दिया कोई बात नहीं, अगर हम लोग सर्दियों को फर्स्ट बार जो अप्लाई करते हैं तो सर्दियों को डालना चाहिए। वो ये देखना होता है कि उसमें नमी हो सर्दियों में भी। अगर ऐसा नहीं कि ड्राई वेदर है, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, ड्राई वेदर है, उसमें अप्लाई नहीं करना होता है। तो उसमें ध्यान ये रखें कि वहां पे नमी रहनी चाहिए। जब तक नमी रहेगा तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अच्छी ढंग से वर्कआउट करता है। अगर नहीं डाला, सर्दियों को नहीं डाला, कोई बात नहीं। जैसे आजकल का जो सीजन है, जैसे सैप दौड़ने लग जाता है, जब सैप दौड़ने लग जाता है, हाँ अगर नमी है, जमीन के अंदर नमी है, तब डालने से फायदा है। अगर मान लो कंडीशन हमारे यहाँ वर्स है, दूसरे जो स्टेट्स हैं उससे कंडीशन हमारा वर्स है, इसलिए हम लोगों को सर्दियों में ही डालना उचित रहता है, ताकि सर्दियों में भी नमी रहे। और उसका जैसे नाइट्रोजन है, या नाइट्रोजन तो उसमें नहीं मिलता पाता है उसको, उसके जो मोबिलाइजर जो बैक्टीरिया है वो उसमें रहते हैं, अवशेष रहते हैं। जैसे ही उसको सैप दौड़ने लगता है तो उन दौरान उसको वहां पे एकदम से मिलना स्टार्ट होता है। जी और एक दूसरा क्वेश्चन है, जी। जनरली हम क्या करते हैं, गोबर डाल के उसको पूरा मेरे प्लेन करके रखते हैं, और जो हमारे जी। सिंचाई का तरीका है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिंचाई के तरीका इस तरह से है कि गोबर सारा बह हम्म। जाता है। तो हाँ, हम इस फ्लड तरह से एरीगेशन। नहीं फैलाते जी अगर होता रहेगा। हाँ। दरअसल में यहाँ पे मैं बात करना, जो मेरी प्रैक्टिस रही है तो उसमें बात करना चाहूंगा। हमारा जो तौलिया है, तौलिया का जो स्ट्रक्चर है, हम तौलिया उतना ही बनाते हैं जितने हमारे ब्रांच बाहर की ओर फैले हैं। वैसे जड़ भी उतने, फीडर जो जड़ है हमारे से पौधे को जो फीड करता है, वो जड़ भी उतने ही फैले हैं जितने हम लोग ब्रांच ऊपर हमारा फैला है। उसी डायामीटर में हमारे को तौलिया बनाना होता है। पहला तो काम है तौलिया का। अब तौलिया में क्या है, तौलिया में हमारे को खोदाई नहीं करना होता है। जो इक्विपमेंट है हमारे, जो खोदाई के वो है इक्विपमेंट नहीं यूज करने होते हैं, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हैं, जैविक पे काम कर रहे हैं, तो तौलिया को डिस्टर्ब नहीं करना होता है।
हाँ, एक बार हो सकता है कि आपने कार्बन चेंज करना है, कार्बन चेंज करने के लिए हमने एक बार अप्लाई कर दिया है, उसके बाद हमारे जो ड्राई जितने भी जैसे चील के हैं, देवदार के हैं, या ये नेवजे के हैं जो पत्तियां रहती है, तो हम उसको उसके ऊपर मल्च कर देते हैं। अगर मल्चिंग का नहीं है तो ये जंगलों में हमारा अवेलेबल है। अब हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जंगल में कोई भी आदमी तौलिया नहीं बनाता है, तब भी हमारे इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं। ये क्यों होता है? जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं, जितने भी शब है, हर्ब है, बड़े पौधों को वो फीड करता है। बड़े पौधे उनको क्या करता है, जो अपने पत्तियां जब जड़ जाता है तो वो उसमें वो उनको नाइट्रोजन, पोटाश और वो अवेलेबल करा लेता है। तो इसलिए जब तौलिया के अंदर हम लोग बार बार तौलिया करते रहे, खाद लगा के बार बार तौलिया करते रहते हैं, तो उसमें हमारा जो बैक्टीरिया वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें बैक्टीरिया में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे हमने डीकम्पोजर की बात की, डीकम्पोजर हम अप्लाई करते हैं तो इतने सारे केंचुए आने लग जाते हैं, भविष्य में इतने सारे केंचुए लग जाते हैं। तौलिया में आपने देखा यूज करते हैं, तो गाय के गोबर नेचुरली केंचुए पृथ्वी के अंदर ही रहते हैं। केंचुओं का मेन काम है कि मिट्टी ही खाते हैं, वो जो डेड सेल्स होते हैं उन्हीं को ही खाते हैं। बाकी हमारे को देखो ये है कि केंचुआ जब बढ़ गया, तौलिया के अंदर केंचुआ बढ़ गया, तो वो अपना काम खुद ही करता है। काफी साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि 8-8 फीट तक जो है केंचुआ जमीन के अंदर जाता है और ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आता है। अब जब ऊपर और नीचे जब दौड़ता है केंचुआ, तो हमारे जो छोटे छोटे छेद तो वैसे ही बन जाते हैं, तो पानी तो वैसे ही सोखेगा वो। इसलिए जितने भी बैक्टीरिया हैं तो उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, तो वो सबसे बड़ी बात है। उसके ऊपर जब हमने लगा दिया, अगर तौलिया बनाना ही है तो बाहर का जो मिट्टी है, तो बाहर का मिट्टी को उठाओ। हमारे मिट्टी का उठाने का मतलब ये है कि हम उसको फ्लड इरिगेशन को क्या कर रहे हैं कि पानी को रोक रहे हैं उसके अंदर। तो जब रोकेंगे तो आप कईयों का क्वेश्चन आता है कि ये मल्चिंग क्यों किया जाए? मल्चिंग इसलिए किया जाए ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं या जितने भी बैक्टीरिया हैं या केंचुआ है, तो वो भी एक जो है उसको खुराक मिलता रहे। ये तरीका है। उसमें ऐसा ना करें कि आप ओपन ही रख दें और पानी आ जाए और बह के चले जाए। जितने भी हमने खर्चा किया है उस पे खाद लगाए, वो सारे मैन्यूअल्स हमारे बह के जा सकता है। इसलिए तौलिया को डिस्टर्ब नहीं जाए। हाँ जी महोदय जी, कहने का मतलब है कि तौलिया को जैसे यहाँ इस एरिया में आगे एप्पल के ऊपर और हाँ, कहीं पर बरसात ज्यादा होता है तो सेब के नीचे बहुत सारे जो है घास आदि तैयार होते हैं, तो बार बार तौलिया करते हैं। तो क्या बार बार तौलिया करना सेब के लिए नुकसानदायक है क्या? मेरी आवाज आ रही सर आपको? सर ऑडियो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन? सर कुछ एरिया किन्नौर का बरसात वाला आवाज थोड़ा डिस्टर्ब है सर। मैडम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैडम जी, मेरा सवाल आप अगर सर से पूछे तो। हाँ, बरसात वाले एरिया में क्या है मैडम जी, कहना तो आप कहिए तो। जी हेलो, आवाज आ रही सर? बोलिए। बरसात वाले एरिया में कई जगह सर बार बार जो है जो घास काफी उगता है, तो बार बार तौलिया किया जाता है। तो क्या तौलिया को बार बार करना सही रहता है कि साल में एक ही बार करे? हाँ, ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था। मैं सुनाई दे रहा हूँ आपको? हाँ, सुनाई दे रहा हूँ। हाँ, जितने भी देखो तौलिए के अंदर जितने भी खरपतवार आते हैं, आप देखो पहले क्या होता था हमारे, हाँ, जितने भी खरपतवार आते हैं तो वो बहुत बढ़िया आता है। खरपतवार आना चाहिए, खरपतवार आना चाहिए। अगर हम लोग मल्च कर लेते हैं, जितने भी हमारे वेस्ट हैं, जो डेड जो सेल्स हैं, जितने भी पत्तियां हैं, घास है, अगर लगा देते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं, तो हमारा खरपतवार तो पहले नहीं आता है। अगर आ भी जाता है, बरसात एरिया में आ जाता है, ये प्रॉब्लम आता है, तो क्या करते हैं, खरपतवार को दोबारा से उखाड़ कर उसी के ऊपर ही मल्च कर देते हैं हम लोग। तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती है। वो जो है डायरेक्ट जो एनपीके दे रहे हैं हम लोग ना, डायरेक्ट एनपीके उसी को ही दे रहे हैं। अगर मान लो लेमन लैंग्वेज में इस प्रकार से समझा जा सकता है कि अगर मान लो
हरा चारा हम गाय को देते हैं तो अच्छा दूध देती भी है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भरपूर है। तो वो गाय के जो न्यूट्रिशन पूरा गाय खा लेती है, पूरा खा लेती है, उसके बाद वो वेस्ट ही होता है वो। अगर मान लो हम लोग हरा चारा डायरेक्ट पौधे के में रख देते हैं तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश भरपूर रहता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हो जाता है उसको। तो वो अच्छी बात है। खरपतवार को, जहाँ बरसात वाला एरिया है उसमें खरपतवार आ रहा है, उसको रिमूव करें, रिमूव करने के बाद उसी पे मल्च करें, वो ज्यादा बेटर रहता है जी। सर, तो तौलिया जो कहा गया है कि तौलिया हेलो, बार बार किया जाता है, तौलिया को बार बार करना आवश्यक नाउ, है कि या फिर साल में एक हेलो, बार करें? मैडम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। तौलिया को बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। तौलिया में क्या जी। है, हाँ जी, हाँ जी, तौलिया को बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। तौलिया का करने का मतलब है बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको तो बार बार किया जा सकता है, क्योंकि पानी के वजह से, उसमें एक्सेस पानी के वजह से वो टूट सकता है। तो हमारा तौलिया का मतलब यह है कि पानी को रोकना है। अगर पानी रुक रहा है तो बढ़िया है। अगर अंदर का जो पोजीशन है, जितना भी जड़ों वाला पोजीशन है, जितना भी हमारा बैक्टीरिया वाला पोजीशन है, जितना भी हमें खाद डाला वाला पोजीशन है, जितना भी हमें मल्च किया हुआ है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। हाँ, जहां तक मैडम जी ने एक सवाल किया था, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, अब मुझे याद आ गया। जो खाद डालना है, जो खाद का जो क्वांटिटी है, कितना डालना है पर प्लांट, कितना डालना है, ये पता होना चाहिए। अगर मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर हमारे पास 20 या 25 साल का प्लांट है, एप्पल का प्लांट है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है कम से कम 25 किलो की रहती है। 25 किलो की रिक्वायरमेंट रहती है। हम लोग क्या करते हैं कि 25 किलो जो है खाद, जो गाय का गोबर, एक साथ ही दिसंबर में दे देते हैं। वो चीज ठीक नहीं है, वो प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है। यहाँ पे उसको 3 भागों में डिवाइड करना होता है। जो 25 किलो का जो रिक्वायरमेंट है उसको 3 भागों में डिवाइड करना पड़ता है। एक दिसंबर में दीजिए आप, उसके बाद एक जो है जब सेब तोड़ता है उस समय दीजिए। जैसे मान लो दिसंबर का मतलब जो हार्वेस्ट करते हैं हम लोग, सेब हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद पहले उसमें दे दीजिए, 10 किलो दे दीजिए, मान लीजिए 10 किलो दे दिया। उसके बाद जब हम मार्च के महीने में आते हैं तो उसमें भी 10 किलो दीजिए। फिर जो रिमेनिंग जो खाद है वो जो है तुड़ान से पहले देना चाहिए, तुड़ान से पहले देना चाहिए। जो हमारे जो 25 किलो का जो रिक्वायरमेंट है उसको डिवाइड 3 भागों में, सेक्शन में डिवाइड करके ही देना चाहिए, एक बार खाद नहीं देना चाहिए। क्योंकि जैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात है, हम लोग भी 3 टाइम खाना खाते हैं। अगर मान लो एक टाइम ही खाना किया, सर्वाइव तो करेगा प्लांट, सर्वाइव तो करेगा, लेकिन जहाँ क्वालिटी फूड की बात आती है तो हमारे को 3 टाइम ही देना पड़ेगा जी। सर, दूसरा और एक क्वेश्चन है मैडम जी, एक सवाल ये पढ़े, रोहित नेगी का सवाल है कि सर, पेपरी बैरक कैंकर की रोकथाम के लिए कोई कारगर सुझाव दीजिए। सर, कमेंट पढ़िए सर आप। हाँ जी, जी, हाँ जी। अब ये अच्छा, मुझे हाँ कैंकर वाला, हाँ ये बहुत कैंकर वाला बहुत समस्या है। मैं इसके बारे में भी बताना चाहूंगा। ये जो कैंकर है, जो हमारे कटिंग होता है, कटिंग में एक जब हमने ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच है या प्राइमरी ब्रांच है, अब किसको काट रहे हैं? अगर मान लो हम मोटे तने को काट रहे हैं, अगर मोटा है, मान लो 2 साल का हो गया है, 3 साल का, जो हमारा वाटर शूट है 1 साल का होता है, वाटर शूट 1 साल का रहता है। अगर मान लो 2 साल का है या 3 साल हो गया है, तो उसमें अगर हम लोग कट मारते हैं तो वहां पे जख्म होता है। जब जख्म होता है तो यहाँ पे एनवायरमेंट के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे के तरह के फंगस रहते हैं, फंगस इन्फेक्शन होता है, फंगस रहता है। उसमें वो मेन जो फंगस है उसमें ट्रामेटिस वर्सिकुलस करके एक फंगस है, वर्सी कॉलर करके, ट्रामेटिस वर्सी कॉलर करके एक फंगस है। वो फंगस डायरेक्टली कमजोर टहनी को, जब इंजर्ड पार्ट है उसको, उसमें अटैक कर लेता है। जब वो अटैक करता है, ये फंगस जब अटैक करता है तो वहां पे क्या करता है, गाव बना लेता है। वो उसको रिकवर नहीं कर पाता, क्योंकि हैवी इंजरी है, उसके कारण गाव बनाता है। ये गाव अंदर ही अंदर, जब सेब के साथ अंदर ही अंदर जाके पिपड़ी बार लग जाता है। जब पिपड़ी बार लग जाता है तो इसके
तरह के कटिंग प्रूनिंग और ट्रेनिंग की बात है, तो हमारे को कटिंग प्रूनिंग और ट्रेनिंग को समझना पड़ेगा। हम क्या काटना चाह रहे हैं, क्यों काटना चाह रहे हैं, इन चीजों को समझना पड़ेगा। क्यों हम इतना हैवी इंजर्ड कर रहे हैं? अगर हैवी इंजर्ड कर रहे हैं तो वहां पे इस फंगस के लगने के, वेसिकुलर जो फंगस है उसके लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज्यादा अच्छा ये रहता है कि हमने कटिंग कर दिया, हैवी कट्स हो गए, सेकेंडरी ब्रांच भी कर दे, कुछ वाटर शूट्स भी कर दिए, या हैवी कटिंग्स हो गया, कई टूट गए, फसल लगने की वजह से टूट गए। तो उन दौरान जब कटिंग करते हैं तो उस समय हमारे को कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम चूना भी कहते हैं, नीला थोथा, 2-2 किलो का जो रेशो होता है मार्केट में अवेलेबल होता है, तो हम उसका स्प्रे कर सकते हैं ताकि वो फंगस डिस्ट्रॉय हो जाए। वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और जो नीला थोथा का जो कॉम्बिनेशन रहता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग कैंकर के लिए बहुत बढ़िया होता है। अगर मान लो जिसको हम ब्लाइटॉक्स भी कह सकते हैं, उसको हम ब्लाइटॉक्स भी कहते हैं, तो ये जो है इसको इसका एक रोकथाम इस प्रकार से आ सकता है। जी मैडम जी, आपका कोई सवाल हो तो जरूर हमारे अतिथि से पूछिए। मेरा तौलिया से ही सवाल था। जब तौलिया करते हैं तो तने से कितना दूर खोदना चाहिए जनरली? मतलब तने के पास से खोदना चाहिए या तने से कुछ दूरी? अच्छा सवाल है। जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तौलिया वाला जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो तने से खोदना तो नहीं चाहिए। तो तने के अंदर वाली बात, तो अंदर का जो एरिया है, जड़ वाला एरिया, तो बिल्कुल खोदना चाहिए नहीं। जब हम चाहेंगे तो हम बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। अभी क्लियर कंसेप्ट है। अगर मैं प्रैक्टिकल होता तो थोड़ा मैं अच्छा से बता देता। जो अंदर का तौलिया पार्ट है, तने वाला पार्ट को तो खोदना ही नहीं चाहिए। वहां से जो अंदर का तौलिया वाला जो पोजीशन है जिसमें हमने खाद लगा रखा है, वो हाथ से ही मिक्स करते हैं हम लोग। सॉइल के साथ क्या होता है ना, जब सॉइल कार्बन बढ़ जाता है तो सॉइल स्ट्रक्चर बहुत बुरा हो जाता है। तो उसको हाथ से ही, जो हम लोग खाद लगाते हैं तो हाथ से ही मिक्सअप हो जाता है। अगर हाथ से होने के बाद उसके बाद हम लोग उसको मल्च कर देते हैं। मल्च इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट्स है तो वो हवा में एयर में ना जाए। इसलिए खोदने वाली बात नहीं है। उसमें खोदना तो चाहिए नहीं, पूरा तौलिया ही नहीं खोदना चाहिए। तौलिया को नहीं खोद सकते हैं। जी। और एक दूसरा सवाल आया मेरे मन में कि जब पेड़ों में बोरर लग जाता है तो बोरर का कैसे निजात, कैसे ठीक करें बोरर को? सर आवाज आ रही है मेरी? सर कमेंट भी है सर यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर बोरर के कैसे रोकें, कमेंट भी दिया है सर यहाँ पर। मैडम जी का भी सवाल है। जी, रूट बोरर लगता रहता है बगीचे में, कोई ना कोई पेड़ बोरर का शिकार होता है, तो उसको, हाँ जी रूट बोरर को। रूट बोरर के लिए सबसे पहला तो यही है कि रूट बोरर आता कहाँ से है, क्यों आता है, ये सबसे पहले इसको जानना, सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रूट बोरर कहाँ से आया है। जब भी कोई भी इंजर्ड पार्ट है या डेड सेल हो जाता है तो वहां पे रूट बोरर लगने के ज्यादा चांसेस होता है, क्योंकि वो तने के माध्यम से, आपने देखा कि बोरे हैं, आपने बीटल्स देखे होंगे, रात को जो बीटल्स आते हैं, आपने देखे सींग वाले बीटल्स हैं, है ना, बहुत सारे बीटल्स हैं, बोरे हैं, काला बोरा है, लाल बोरा है, थोड़ा मधुमक्खी से छोटे छोटे हैं। तो वो बोरे क्या करते हैं, ये वहां पे अपना जहाँ पे भी डेड सेल्स हैं, पेड्स के अंदर जहाँ भी डेड सेल है, चाहे वो स्प्लिट बार हो गया है या हैवी कट हो गया है, तो वहां पे वो अंडे देना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब अंडे देता है तो वो इतने शक्तिशाली रहता है रूट बोरर कि वो एंटर जमीन के अंदर एंटर कर देता है। हो सकता है कि वहां या तो तने के अंदर घुस जाएगा या तो वहीं पे जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर ही घुस जाएगा। जब सॉइल के अंदर घुस जाएगा तो वो तने के अंदर, रूट के थ्रू तने के अंदर प्रवेश कर देता है। इसमें रूट बोरर में ये है कि इसमें केमिकल ज्यादा यूज नहीं होता है। इसमें जैसे हम लोग यहाँ पे एक दशपर्णी करके जैविक फार्मिंग में, नेचुरल फार्मिंग में 10 पर्णी करके हम कीटनाशक बनाते हैं।
पालेकर जी का एक इसका मैं पूरा डिटेल में तो थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या 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 दर्शपर्णी में क्या क्या लगता है। दर्शपर्णी में गाय का मूत्र, मिर्च, तंबाकू, नीम के पत्ते, नीम ऑयल, अरहर, ये बेल के पत्ते, बहुत सारे आइटम्स लगता है दशपर्णी के अंदर कि वो बहुत ज्यादा जहरीला है। उसमें जहर बहुत ज्यादा है, उसको कीड़ों की मारने की क्षमता बहुत ज्यादा है। तो वो अगर रूट के अंदर गया है, रूट के अंदर ही रह गया है, तो उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा आपको, वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। रूट बोरोर कहाँ है, सॉर्ट आउट करने। ज्यादा प्रॉब्लम तो रूट बोरोर का नहीं देखने में मिला मुझे। हम बहुत सारे बागवान पूछते हैं कि रूट बोरोर है, लेकिन रूट बोरोर नहीं था। तो उसमें रूट रॉट वाला प्रॉब्लम था। रूट रॉट वाला ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि रूट रॉट वाला प्रॉब्लम क्या है कि रूट बोरोर अलग है, रूट रॉट अलग है। उसमें सड़न गलों, उसमें फंगस ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे उसमें हम लोग फंगस के जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे खाद में ही फंगस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे ट्राइकोडर्मा है, उसमें जैविक में भी आता है ट्राइकोडर्मा, या ट्राइकोडर्मा यूज कर सकते हैं, या हम लस्सी को भी यूज करने का तरीका है। लस्सी जो हमारा पुराना लस्सी होता है, जितना पुराना लस्सी होता है, जो हम लोग छाछ भी कहते हैं, तो उसको गड्ढे में लगाकर, जैसे मटके में लगा के, मटका होना बहुत जरूरी है, मटके में लगाकर उसमें जैसे कि आप ये मानिए मटके में कॉपर जो वायर है, कॉपर वायर जो है, कॉपर है, तांबा जिसे हम कह रहे हैं, कॉपर वायर को लगा लेते हैं उसमें। अगर कॉपर का कोई पुराना बर्तन में, घर में कोई कुछ पुराना बर्तन है, उसको पूरे गड्ढे को भरकर, लस्सी से भर के कॉपर वायर लगा देते हैं, ताकि, क्योंकि एंटी फंगस है, कॉपर भी एंटी फंगस है, तो उस प्रकार रूट रॉट को भी ट्रीट किया जाए। रूट बोरोर के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं, बायो में बहुत सारी कंपनीज हैं, वो कंपनीज रूट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हम ट्राइकोडर्मा और जो कीटनाशक यूज कर रहे हैं, तो मुझे तो अभी इतना यूज नहीं हुआ है। ज्यादा ये है कि दशपर्णी वाला जो हम लोग सॉइल में लगाते हैं या इंजेक्ट करते हैं, तो इस प्रकार से मर सकता है। अगर मान लो न्यू प्लांटेशन कर रहे हैं, न्यू प्लांटेशन में हमारे को पहले सॉइल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसमें फंजीसाइड को करना पड़ेगा। अगर मान लो रूट बोरोर का शिकायत है, रूट बोरोर के लिए क्या है कि हमारा जो बीटल्स है, इसको ट्रैप करने के लिए, बीटल्स को ट्रैप करने के लिए या तो लाइट्स या कुछ ऐसे रखने पड़ेंगे, ताकि रात को, जो गर्मियों के सीजन में आपने देखा होता है बीटल्स जो आते हैं, तो वो वहां पे ट्रैप हो जाए। यही उपाय है। बाकी अभी मुझे इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है कि रूट बोरोर को और कैसा कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी समस्या है ये भी। हाँ जी। और एक भी समस्या के बारे में पूछना चाहूंगी, जो वूली एफिड है, वूली एफिड जब रूट में जाता है तो वहां पे वो छोटे छोटे गांठ जैसे बनाता है, तो मतलब उसको कैसे ठीक कर सकते हैं जी? उस गांठ, मतलब मेरी आवाज जो आ रही है हमारा डॉक्टर सेब साहब? है, उसके अंदर ही जेनेटिकल है वो चीज, जेनेटिकल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैडम जी, आ रही है। ये जो जेनेटिकल है पेड़ के अंदर ये मौजूद है। एप्पल में ही लगता है हुली एफिड। आपने देखा होना कि दूसरे प्लांट्स में हुली एफिड नहीं लगते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि हुली एफिड हो। दूसरे एप्पल के पेड़ में ज्यादा रहता है हुली एफिड का प्रकोप। तो हुली एफिड जो है, जैसे पहले ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अगर मान लो प्लांट लगाने से पहले, अगर प्लांट लगाने से पहले उसमें दशपर्णी का ट्रीटमेंट करके लगाते हैं, उसको फंगस का भी ट्रीटमेंट करना होगा, और उसके जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स है उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पहले ही जड़ों को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर करते हैं तो नहीं होता है, क्योंकि ये हुली जो एफिड है पौधे में बहुत, ये आपने देखा ना, ऑफ सीजन और ऑन सीजन में बहुत ज्यादा, कई बार क्या होता है, बगीचे में बहुत ज्यादा लगता है। ये कारण ही है। अगर मान लो
हम इसको ज्यादा ऑर्गेनिक बेस में हम लोग जो स्प्रे करते हैं, दशपर्णी का ही स्प्रे करते हैं, ब्रह्मास्त्र है, अग्निस्त्र है, तो इसका ही स्प्रे करते हैं, तो इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर मेरा एक प्रैक्टिस रहा है वूली एफिड्स को ट्रीटमेंट करने का। आपने देखा ना, हमारे जो एक घास आता है, जैसे ज्यादा डोंकी घास या गधे का जो घास है, जो घास होता है, ब्यूर जो होता है, तो उसको हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर में डिप करते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर में डिप करके उसका स्प्रे करते हैं। वो जो है एफिड फैमिली का है, तो वो डिस्ट्रॉय होता है। आपने देखा होना, पहले हमारे जो पूर्वज थे भेड़ बकरियों के साथ रहते थे, जंगलों में रहते थे, बहुत दूर रहते थे, तो जहाँ पे ब्यूर वाला पार्ट है तो ब्यूर ले जाते थे वहां पे, ताकि वो जो एफिड है, जैसे पिस्सू है या उन चीजों से बचा जा सकता था। तो इसलिए मेरे दिमाग में यह है कि इसको जो ब्यूर वाला है, इसको हम लोग डिकम्पोज करके इसका स्प्रे किया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। अगर मान लो ज्यादा हो रहा है, अगर सॉइल नीचे जड़ों में ज्यादा गया है, तो हम लोग दशपर्णी, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र के द्वारा इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर मान लो गांठे, वो गांठे वहीं बनाती है जब उसको एयर ले, क्योंकि एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बहुत डीप में तो नहीं बनता है वो गांठे, जितना जड़ आपका एक्सपोज है ऊपर, वहीं गांठे बनाता है, तो इसलिए उसको वहीं पे ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जी सर, एक क्वेश्चन, अब टाइम भी हो रहा है, आपसे बहुत हमने लेना था। जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, तो हमें क्या धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, या फिर मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग शिफ्ट होने के लिए एकदम से हम नेचुरल या इस तरह से दशपर्णी, इस तरह से इसको यूज करके हम बगीचे को बीमारी से बचा सकते हैं पूरी तरह? मतलब हमेशा मन में ये डाउट रहता है कि क्या हम पूरी तरह से पेस्टिसाइड को हटाएंगे, एक साल में एकदम से शिफ्ट होंगे तो हमारे सेब क्या उसी क्वालिटी में रहेंगे, या धीरे धीरे हमें वो करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए? क्वालिटी की जहाँ तक क्वालिटी की बात है, क्वालिटी ऑर्गेनिक में एक्सीलेंट रहता है। बहुत सारों को क्वालिटी रहता है ऑर्गेनिक में, नो डाउट बहुत अच्छा क्वालिटी रहता है। धीरे धीरे शिफ्ट करना, हाँ बहुत सारों की क्वारी है, क्योंकि हम लोग इसी पे डिपेंड है। हाँ, धीरे धीरे शिफ्ट करना चाहिए। अगर मान लो कॉन्फिडेंस नहीं है, जब तक आदमी कॉन्फिडेंस नहीं कर आता है, तो उसे धीरे धीरे ही शिफ्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो 100% शिफ्ट करना चाहिए। ऑर्गेनिक में थोड़ा मेहनत बहुत ज्यादा है, क्योंकि बार बार बीमारी आने से पहले ही हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हम लोग पहले पता है कि हमें फंगस लगना है, कैंकर लगना है, वूली एफिड्स लगना है, हम लोग आने से पहले थोड़ा ट्रीटमेंट करें, तो क्यों स्प्रे शेड्यूल थोड़ा ज्यादा है, ऑर्गेनिक में स्प्रे शेड्यूल थोड़ा ज्यादा है, तो हम लोग पहले से ट्रीटमेंट करें तो हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर डाउट है कि अगर आपको मन में ये रहता है कि मुझे धीरे धीरे शिफ्ट होना चाहिए, हाँ, ये है कि ऑर्गेनिक के नाम पे मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, वो ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि उसमें प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। आपके जो कई लोगों का था कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक किया, बहुत सारे ऑर्गेनिक के दवाइयां यूज किए, उसमें नहीं है। अब यहाँ ऑर्गेनिक जो नेचुरल फार्मिंग है, हमारे जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, उसी की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लोग, हाँ, जैसे एक एग्जांपल ये दूंगा कि अपने शलकर में, किन्नौर में, ज्यादा दूर भी नहीं है, शलकर गांव को कभी भी दर्शकों से अनुरोध है कि वो विजिट करें, वहां पे विजिट करें। किसी प्रकार का स्प्रे करते ही नहीं है वो। 1-2 साल प्रॉब्लम हुई है उन लोगों को, 1-2 साल में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कर ही नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, ना स्प्रे कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। टीएसओ तक के भी स्प्रे नहीं कर रहे थे वो लोग, एचएमओ तक के भी स्प्रे नहीं कर रहे थे, तो उसका भी मेन रीजन है। तो 2-3 साल प्रॉब्लम नहीं है, अब नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। हाँ, हो सकता है शिफ्ट करें भी। आप ऑर्गेनिक करना चाहेंगे तो कम से कम, अगर मान लो 100 पेड़ हैं, 100 पेड़ में से 20 पेड़ को चुने, उसको ऑर्गेनिक करें, कंप्लीट ऑर्गेनिक करें। तो इस प्रकार से देखें कि वहां पे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, तो जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो नेचुरली पूरा शिफ्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी मैडम जी। ऑर्गेनिक थोड़ा कॉस्टली भी है जी। यहाँ एक सवाल आया है, हरविंदर जी का सवाल आया कि जड़ गलन को कैसा रोका जाए, क्योंकि ये जो बरसात वाले एरिया में ज्यादा पाया जाता है जड़ गलन का। जी, जड़ गलन में फंगस है। अब जो हम लोग बैक्टीरिया इसमें हम लोग बढ़ा रहे हैं, कार्बन की मात्रा बढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत फोकस किया आज के टॉपिक में, तो उसमें कार्बन नेचुरली बढ़ेगा, तो हमारे
तो फंगस वाला है, यहाँ पे 200 तरह के फंगस है, नाम गिनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उसको ये देखना पड़ेगा कि सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। सॉइल का में हमारे को सॉइल टेस्टिंग की भी जरूरत रहेगी, उसमें सॉइल टेस्टिंग की जरूरत रहेगी, उसमें देखना पड़ेगा न्यूट्रिशन वैल्यूज कितना है, कार्बन कितना % है, ये सारी चीजें देखना पड़ेगा। हो सकता है कि फंगस कई कंडीशन में, जैसे आप बरसात वाले एरिया में फंगस बहुत एकदम से, क्योंकि जितना भी नमी रहता है तो उसमें फंगस पनपने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जो जब फंगस पनपते हैं तो उसमें हमारे को अगर ऑर्गेनिक में है तो हम लोग जब गाय पाल ही रहे हैं तो वहां पे लस्सी है, भरपूर मात्रा में लस्सी है, तो भरपूर मात्रा में लस्सी है तो लस्सी का उपयोग कर सकते हैं। अगर नहीं है, अगर लस्सी नहीं है, तो खाद के अंदर ही ट्राइकोडर्मा करके फंगस को रोकने का आता है, ऑर्गेनिक में भी आता है। उसमें पूसा के पास भी है, पूसा सेंटर में भी है, इफ्को वालों का भी है प्रोडक्ट है, वो जो है ट्राइकोडर्मा, और इसको लगाकर सॉइल के अंदर लगाकर जब भी खाद दे रहे हैं तो उसमें अगर सड़न आ रही तो इससे रोका जा सकता है जी। अगर केमिकल में आप देखें, वेबस्टीन है, केमिकल का मैं नहीं लेना पाऊंगा, नाम नहीं ले सकता क्योंकि जब मुझे नॉलेज ही नहीं है। हाँ, ये है कि जितने भी बायो के प्रोडक्ट्स आते हैं, जितने भी बायो के कंपनीज हैं, चाहे गवर्नमेंट के कंपनीज है, गवर्नमेंट जो बनाती है, तो उन चीजों का हम लोग यूज कर सकते हैं, उसमें है जी। क्योंकि अभी टॉपिक्स बहुत लंबा है जी। तो हम अंतिम पड़ाव की ओर है, 3-4 मिनट और है। अंतिम और कोई सवाल हो तो अब जरूर हमारे अतिथि से पूछिए। थोड़ा सा प्रूनिंग के बारे में बताओ सर, आप हमें थोड़ा सा, जो अब धीरे धीरे प्रूनिंग का स्टाइल जो चेंज हो रहा है, क्या ऐसा है कि सेब जो तने के जितने पास है, हाँ जी, वो अच्छा बड़ा साइज का होगा और अच्छा होगा, और जितने दूर दूर है, हाँ जी जी हाँ, प्रूनिंग के बारे में समझना जरूरी है कि हम प्रूनिंग किस प्रकार से करना है। हाँ, अगर हमें प्रूनिंग को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। प्रूनिंग को पहला साल प्रूनिंग, दूसरा साल प्रूनिंग और तीसरा साल। डिफरेंट प्रूनिंग होता है, पहला साल में डिफरेंट प्रूनिंग होता है, दूसरे साल में डिफरेंट प्रूनिंग होता है, तीसरे साल में डिफरेंट होता है। ये एक ही प्रूनिंग में सब कुछ नहीं हो जाता है। हाँ, आपने ये अच्छी बात कही। जो प्रूनिंग करते हैं पहला साल में, हम लोग हमारे वाटर शूट चाहिए, हमारे को वाटर शूट्स जितने भी हमारे को न्यू शूट है वो चाहिए। जब न्यू शूट जितने भी पौधे में आएगा, अच्छी बात है, ग्रोथ होगा तो न्यू शूट आएगा। अब पहले साल में उसमें क्या करते हैं कि हम लोग उसको ट्रेंड करते हैं कि हमारे को ग्रोथ लेना है। अगर मान लो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ लेना है तो हमारे को 1/3 पार्ट जो है वाटर शूट में 1/3 पार्ट काटनी होती है, वहां पे ग्रोथ के लिए चाहिए, ग्रोथ की और जब ध्यान है। हाँ, अगर हमारे को फ्रूटिंग में चाहिए, जो वाटर शूट में अगर फ्रूटिंग में चाहिए, उसको पहला साल रिमूव नहीं करते हैं, उसको सिर्फ वी वाला पार्ट है, जो वीक वाला पार्ट है, जो स्ट्रांग है, मान लो 3 वाटर शूट्स हैं, 3 वाटर शूट में 2 को रिमूव करते हैं, 1 को रखते हैं, उसको हेड बैक नहीं करते हैं। हेड बैक नहीं करने का मतलब ये है कि अगले बार उसमें रिंग फॉर्मेशन हो। सेकेंड ईयर का जो पार्ट है, सेकेंड ईयर का जो कटिंग वाला पार्ट है, उसमें हम रिंग फॉर्मेशन से काटते हैं। रिंग फॉर्मेशन में 50% रिमूव करते हैं, बीच से ही काटते हैं। रिंग में आपने देखा ना, रिंग तीन रिंग से बनते हैं, उसमें बीच वाले को पकड़ते हैं और उसको काटते हैं। तो जब वो काटते हैं तो नेक्स्ट ईयर क्या करता है, वो उसके सफर फॉर्मेशन आता है, आंखें छोड़ना स्टार्ट करता है। जब क्योंकि सैप लीकेज नहीं होता, जब हम रिंग को काटते हैं सैप लीकेज नहीं होता है, तो वहां से सैप छोड़ना स्टार्ट करेगा तो आंखें फूटनी स्टार्ट करेगी। जब आंखें फूटेगी तभी बर्ड बनेगा, जब बर्ड बनेगा दूसरे साल में वो फ्रूटिंग पे आएगा। हाँ, अगर मान लो बैक की ओर कट रहे, तने की ओर काट रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि सेकेंडरी ब्रांच को काट रहे हैं, तो वहां पे जितने तने के साथ साथ हम सेब लेते जाएंगे उतना ही हमारा क्वालिटी सेब भी बनेगा, साइज भी बड़ा होगा। हाँ, ये बात है। क्योंकि कटिंग को समझने के लिए देखना पड़ेगा कि क्या हम उसमें ग्रोथ लेना चाहते हैं, क्या वो फ्रूट लेना चाहते हैं। क्योंकि तीसरे साल का कटिंग कुछ और है, पहले साल का कटिंग और है, दूसरे साल का कटिंग और है। ये कटिंग वाला कंसेप्ट है, जब तक हम ट्रेनिंग नहीं करते तब ये पता नहीं चलेगा। सिर्फ ये कह सकता हूँ कि 3 स्टेजों में कटिंग होती है। पहला साल का कटिंग कुछ और है, दूसरा साल का कटिंग और है, तीसरा साल का, चौथे साल के बाद प्रूनिंग ही होता है। उसमें हम बीमाओं की कान छिटाई करते हैं, बाकी कुछ होता ही नहीं। अगर हाँ बहुत बड़ा प्लांट है, ग्रोथ से ग्रोथ कहाँ जाके सेब तोड़ेंगे, बहुत होता है उसमें। चौथे 5वें साल उसके बाद थिनिंग करना स्टार्ट करते हैं, प्रून करना स्टार्ट करते हैं, उसमें बीमा रिमूव करना स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारे क्वालिटी फ्रूट बना रहे। जी
सर एक अंतिम सवाल आया हुआ है, अंतिम सवाल करेंगे। मैडम जी आपके पास कोई और सवाल है? यहाँ पर आप रोहित दुधिया जी दर्शकों ने का कहा है एक, कि हाँ जी, सर अंतिम। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके असर किन्नौर के क्लाइमेट में भी देखने को मिल रहा है। इस बार बर्फबारी भी पड़ी नहीं, तो अब ओलों का डर बना हुआ जी है सर। तो इस बारे में आप थोड़ा सा जी। बताएंगे आप? हाँ, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग काफी बड़ा है, जैसे कि देखने में आ रहा है बहुत सारे अननेसेसरी, यानी कि ऑफ टाइम में बारिश हो जाना, ऑफ टाइम में बर्फ पड़ना। इस बार देखो कि बर्फ बहुत कम पड़ी है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग हुआ कैसा है? ये हुआ है कि हम प्रकृति के साथ, क्योंकि हम लोग नेचुरल फार्मिंग करेंगे तभी हम लोग सक्सेस होंगे, क्योंकि हम प्रकृति हमें भरपूर दिया है। अगर प्रकृति को डैमेज करें, पेड़ पौधों के काटे हैं, वहां पे जितने भी बैक्टीरिया उसको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि प्रकृति ही नहीं हमको भरपूर दिया है, कहीं कोई दूसरे से जगह से नहीं आ रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि साइंस में एनर्जी हम लोग ना तो बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पृथ्वी के अंदर मौजूद है, वो एनर्जी मौजूद है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे सॉइल है, सॉइल के वजह में जैसे हम लोग यूरिया लगा रहे हैं, डीएपी लगा रहे हैं, उसके जो कंटेंट्स हैं, सॉइल के अंदर जो कंटेंट्स है, तो वो सॉइल का स्ट्रक्चर, हमारा सॉइल का स्ट्रक्चर ही खराब हो गया है। उसमें कार्बन बिल्कुल नहीं है, सॉइल में कार्बन नहीं है बिल्कुल। आपने देखा होना है कि जब पानी नहीं होता है, नमी नहीं रहता है, तो उसमें सख्त सा हो जाता है। जब हम जहाँ जहाँ मैडम जी कह रहे थे कि हमारे को कितने बार तौलिया बनाना पड़ेगा, अगर कार्बन है तो तौलिया तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसमें ना खुरपी लगाने की जरूरत पड़ेगी, किसी प्रकार का जो औजार है, जो हमारे इक्विपमेंट है, वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें कार्बन है, प्रकृति को हम दे रहे हैं उसको, ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि हमारा जो भूमि है, अगर हम भूमि को देखें तो इसमें भरपूर मात्रा में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अगर हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेंगे, प्रकृति भी हमारे को हेल्प करेगा। अगर जितने भी केमिकल चीजें लगाकर उसको ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग होना लाजमी है, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ये है ग्लोबल वार्मिंग को करने के लिए, रोकने के लिए हमारे को ऑर्गेनिक में आना ही पड़ेगा। ऑर्गेनिक में आने का मतलब वही है, हमारे को बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक का मतलब बैक्टीरिया बेस ही काम करना पड़ेगा हमारे को, केमिकल बेस काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कुछ लालच में हम लोग कम लेने के चक्कर में जल्दी जल्दी वो करें, थोड़ा पैशंस रखना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर को पैशंस रखेंगे तभी हम लोग काम कर पाएंगे। जी मैडम जी सर मेरा एक कोई लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ जी, जैसे जी सेब खेत में ही सड़ जाता है, तो हर साल कुछ ना कुछ सेब रह ही जाते हैं अगर हम कितना भी कोशिश करें। तो इससे मुझे लगता है कि सॉइल एसिडिक होता होगा। तो क्या एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल बनाने के लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो मतलब सॉइल को जैसे न्यूट्रल बनाया जाए? मतलब क्योंकि सॉइल तो फर्टिलाइजर ऐड कर रहे हैं, कुछ फल सड़ रहे हैं, जिसकी वजह से एसिड तो हो रहा होगा सॉइल में। हाँ जी, हाँ, क्योंकि जो एप्पल्स हैं, अगर मान लो हम लोगों का जो एप्पल बच जाता है, बहुत सारे बागवान से उठा नहीं पाते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर हमारा पिट है, अगर हमने पिट में लगाया है, उठाना तो पड़ेगा ही, वहां पे लेबर कॉस्ट तो लगाना पड़ेगा। अगर हम खेतों में रखेंगे तो वो ठीक नहीं है। अगर हम लोग उसको अगर हमने पिट बनाया है, वेस्ट डिकम्पोजर यूज किया है, उसमें जितने भी केंचुआ है वो है, तो उनको फीड करना है। क्योंकि वो होता है ऐसा, मेरे साथ भी होता है कि जब लास्ट टू लास्ट ईयर क्या होता है, मेरे पास बहुत सारे सेब थे, बहुत डैमेज हो गए थे, तो उसमें क्या किया मैंने, केंचुओं में कन्वर्ट कर दिया। तो उसमें जब केंचुओं को दिया जाएगा तो वो जो डिकम्पोज कर देते, केंचुआ क्या काम करता है, हर जो डेट्स है वो है, डेड चीजें हैं, तो उसको डिकम्पोज करता है। तो वहाँ नेचुरली है एसिडिक बढ़ेगा। जैसे मान लो एसिड इसमें जैसे वेनेगर्स बनाते हैं, जो भी बनाते हैं सड़ के, वो क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज बहुत हार्मफुल है। सारे बैक्टीरियाज हमारे साथ मित्र नहीं है, मित्र कीट नहीं, मित्र नहीं रहते बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी रहते हैं।
तो इसलिए उसको डिकम्पोज करते हैं, तो डिकम्पोज करके ही रखे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो एसिड तो बनना लाजमी है। अगर मान लो एसिड बन जाता है, उसका पीएच बढ़ जाता है, तो हमारे को सॉइल का पीएच भी देखना पड़ेगा। सॉइल का पीएच नॉर्मल 7 रहना चाहिए। हम लोग सॉइल टेस्टिंग करेंगे तो सॉइल टेस्टिंग से हमारे पता चलेगा कि वो उसमें पीएच कितना है। अगर हमारा पीएच 7 से अधिक है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसको भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। जी, धन्यवाद सर। रहेगा। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि एक ही टाइम में सब कुछ हम लोग कर लेंगे, तो नहीं होगा। इसमें जैसे पॉलियर्स पे क्वालिटी फूड है, किस प्रकार से क्वालिटी फूड निकालना चाहिए। अभी तो सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में हो सकता है कि क्वालिटी फूड में भी कैसे काम किया, प्रूनिंग का सेक्शन हो सकता है, बहुत सारे हैं। क्योंकि एक टाइम में हम लोग सारा नॉलेज शेयर नहीं कर पाते हैं। हाँ, मैंने अभी जितना भी मेरे अपने जो एक्सपीरियंस थे ऑर्गेनिक पे रिलेटेड, जो भी एक्सपीरियंस है मैंने वो शेयर किया है। जी, एनी सर क्वेरीज? अंतिम जाते जाते एक सवाल है कि प्रूनिंग करते जी, समय राम वाटर भगत जी। निकाल देते हैं, तो क्या उसको रखना सही है क्या? प्रूनिंग रखते समय वाटर शूट निकाल देते हैं, क्या उसको रखना हाँ, सही है? वाटर शूट को जैसे जी जी, हाँ रखना पड़ेगा। वाटर शूट को नहीं काटना पड़ेगा। जितना भी मैडम जी ने कहा कि जितना हम तने के साथ लेंगे, तने के साथ अगर फ्रूट्स लेंगे तो उसमें अच्छा है। देखो 3 पार्ट है ना। पहला साल वाटर शूट नहीं काटा है मैंने, दूसरे साल रिमूव किया, इंक रिमूव किया है, तीसरे साल जितने भी फॉर्मेशन हुआ है, जितना भी बर्ड फॉर्मेशन आया है, जितना भी सफर बना है, तो उसको बैक की ओर आएंगे। ऐसा नहीं कि वाटर शूट को बहुत लंबा कट करेंगे, उसको बैक की ओर भी कट कर सकते हैं। जी, पहले साल नहीं काटना धन्यवाद पड़ेगा। सर, हाँ आपने जी, जी धन्यवाद सर। डॉक्टर दूसरे साहब साल आज रिंग आपने से समय काटेंगे, निकाला। तीसरे साल उसको बैक। जी जी, तो हमारा एपिसोड 1 घंटे का था सर। 1 घंटा से हम ज़्यादा चले गए जी, हैं। आपने हमारे लिए समय निकाला, किन्नौर के लिए समय निकाला और एमसीएन पेज के लिए समय निकाला। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। अगर कुछ क्वेरीज हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज रहती है, तो वो उसका एकदम से जवाब देना भी मुश्किल है। सभी का जवाब देना मुश्किल है। हो सकता है पहले मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे सुना। अ, अगर किसी भी प्रकार की क्वेरीज रहेगी, इन फ्यूचर भी किसी भी प्रकार की क्वेरीज रहेगी, तो अ, हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के साइंटिस्ट भी हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। ऑर्गेनिक बेस पे बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, तो उनसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सभी दर्शकों का। लास्ट में मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। स्पेशल राम भगत जी और मैडम जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे इस योग्य सोचा कि आप लोगों ने कि हरियाली वाले जो एपिसोड है उसमें मुझे अपने विचारों को रखने का मौका दिया। धन्यवाद जी। ठीक, धन्यवाद महोदय। समय जी समय धन्यवाद। पर हम आपको धन्यवाद। बुलाते रहेंगे। समय समय पर हम आपको बुलाते रहेंगे। एपिसोड खत्म नहीं हुआ, ये अब शुरुआत हो चुकी है इसकी। जी, हाँ हाँ ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं किन्नौर का ही हूँ, तो ये मेरा भी कोशिश रहेगा कि हमारे जो कम्युनिटी है, किन्नौर के लोग हैं, आगे करें। क्योंकि सेब के आपने देखा है कि सेब सब जगह उगा रहे हैं। सब जगह है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जब तक हम क्वालिटी सेब के ऊपर काम नहीं करेंगे, जैसे शिमला डिस्ट्रिक्ट में काम करें, जैसे प्रेम चौहान जी हैं, डिम्पल पांचटा जी हैं, तो मोतीलाल जी हैं, बहुत सारे लोग सेब पे काम कर रहे हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट में रावत जी हैं, विक्रम रावत जी हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं इस पे। एक ही चीज नहीं है, पौधे पौधे के नए वराइटीज को भी लेकर है, बहुत सारे नए वराइटीज को लेकर भी क्वायरीज है। तो जब तक हम कंपटीशन के लिए हम लोग तैयार नहीं होंगे अब मेंटली, क्योंकि एक किसान को जागरूक होना पड़ेगा, उसको ये चीजें समझना पड़ेगा। जब तक हम समझेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक दिन में तो खत्म नहीं होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम मैडम जी, जी। आज आपने सभी मंच दर्शकों साझा का किया, धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद आप दोनों को, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, शुभ रात्रि सर। ओके, गुड नाइट टू ऑल। थैंक्स। अगर कुछ किसी से अगर किसी के क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया तो उनसे भी माफी चाहूंगा। आने वाले टाइम में उसका भी मिल जाएगा, सभी का जवाब मिल जाएगा। जितना मेरे अंदर नॉलेज है वो मैं
सारा साझा करूंगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जी मैडम जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर, सभी को शुभ रात्रि। हाँ जी जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर अजीत नेगी व रंजना मैडम जी। डॉक्टर अजीत नेगी ने बताया कि प्राकृतिक खेती मतलब ऑर्गेनिक खेती को हम धीरे धीरे अपनाएं, हो सके तो जरूर अपनाएं। तो ये ऑर्गेनिक खेती पर ही था, जिन्होंने हमारे को आज डिकम्पोज के बारे में और भी कई चीजें हमारे को प्राकृतिक खेती के बारे में बताया है। तो इस एपिसोड को साथ जुड़े रहे आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो YouTube में भी हमारा एपिसोड जो है दोबारा जो हम अपलोड करते हैं। तो अगर कोई दर्शक हमारा आज के एपिसोड को देख नहीं पाए तो जरूर YouTube से जुड़िए। हमारा YouTube चैनल है MCN नेटवर्क जो है काफी दिनों से लॉन्च हुआ है। तो जितने भी दर्शक हैं, आज के एपिसोड में जो हमारा पहला प्रयास था हरियाली और खुशहाली, इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं कृषि, बागवानी और प्राकृतिक और पशुपालन जैसे एक्सपर्टों को हम लेकर आएंगे और जानेंगे कि हम अपने आप को प्राकृतिक खेती कैसे करें और अपने बागवानी में हम आगे कैसे जाएं। तो धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला। फिर मिलते हैं हम वीरवार के एपिसोड में, गांव, शहर और राजनीति में। तब तक के लिए नमस्कार।